नमस्कार दोस्तों, कल हमारी जो क्लास थी मध्य प्रदेश की तीसरी क्लास थी और उसमें हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। यह आपका हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था राजनीतिक परिदृश्य, और इसी के साथ हमारी अगली क्लास जो रहेगी उसमें रहेगा प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको सबसे पहले समझना राजनीतिक परिदृश्य। और इसके लिए हमने स्टार्ट किया था भाई सबसे पहले तो हमारा विधानमंडल, ठीक है। और उस विधानमंडल को समझने के लिए हमने तुलना किया था हमारी जो भारतीय यानी हमारी जो केंद्रीय विधानमंडल है संसद, उससे तुलना किया था, ठीक है। कि भाई जिस प्रकार से हमारी संसद होती है, कितने सदन होते हैं उसमें? दो। पहला है आपका लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। ठीक वैसे ही हर राज्य में, ठीक है, जो लोकसभा होता है सेम वहाँ पे आपकी होती है विधानसभा, और राज्यसभा जो होता है वहाँ पे होती है आपकी विधान परिषद। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। मतलब कितने सदन हुए? सिर्फ एक। इसलिए हमारा जो विधानमंडल है उसको कहा जाता है एक सदनात्मक, सिर्फ एक सदन है, ठीक है। तो राजनीतिक परिदृश्य हमने स्टार्ट किया था, कल सारी चर्चाएं मैं कर चुका हूँ, आज हमको वहाँ से आगे चलना है, ठीक है। वहाँ हमने जिस प्रकार से हमारा संसद होता है वहाँ पे होता है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे ही प्रत्येक राज्य में होते हैं राज्यपाल, ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है। तो ये सारी बातें कल हम पढ़ चुके हैं, राज्यपाल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे हमारे पहले जो राज्यपाल रहे हैं आपके पट्टाभी सीतारामैया, सर्वाधिक समय तक जो रहे आपके हरिविनायक पालुस्कर हैं, सर्वाधिक बार आपके भगवत दयाल शर्मा हैं, ठीक है। पहली महिला आपके राज्यपाल सरला ग्रेवाल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और वहाँ अब हमको आगे पढ़ना है, और मैंने बोला था विधानसभा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे भाई मैंने बोला कि अगर आपको मध्य प्रदेश का जो शासन व्यवस्था है या हमारा जो राज्य विधानमंडल है इसको समझना है तो आपको तुलना करना पड़ेगा हमारे भारतीय विधानमंडल से, यानी केंद्रीय विधानमंडल संसद से, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई हमारा भारत जो है या किसी भी देश की आप बात करोगे तो जैसे ही आप शासन व्यवस्था पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो तीन तंत्रों से मिलके बनता है, ठीक है। पहला होता है आपका विधायिका, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका, और तीसरा जो तंत्र होता है वो होता है आपका न्यायपालिका। ये भाई आप किसी भी देश की बात कर लो, अभी सिर्फ भारत की ना करें, किसी भी देश की, लेकिन अभी हमको सिर्फ भारत से तुलना करना है भाई, तब जाके आपको हमारा राज्य का विधानमंडल समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तीनों से मिलके, यानी ये जो तीनों है आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों मिलके एकीकृत या समन्वयकारी प्राधिकरण बनाते हैं, ठीक है, तीनों मिलके। जैसे अगर मैं बात करूं भाई विधायिका की, तो विधायिका यानी जो विधि का निर्माण करेगा, जो कानून का निर्माण करेगा, जो नीतियों का, जो योजनाओं का निर्माण करेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका विधायिका। और जो उन नीतियों को, उन कानूनों को जो लागू करेगा या लागू करवाएगा वो कौन होगा? आपका कार्यपालिका। यानी कार्य का संचालन करने वाले, उन पे नियंत्रण करने वाले, कंट्रोल करने वाले, वो होंगे कौन? आपके कार्यपालिका। और अगर उन नियमों का या उन कानूनों का अगर उल्लंघन होता है भाई, जैसे मान लो अगर मानव अधिकार संबंधित कोई नियम बना है, कोई कानून बना है, अगर उसका उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उसका निराकरण करना वो काम किसका होता है? आपका न्यायपालिका का। तो तीनों मिलके एकीकृत या समन्वयकारी प्राधिकरण बनाते हैं। तो यहां पे आपको अभी न्यायपालिका नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि इसका हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, तो वहां पे आपको पूरी की पूरी न्यायपालिका समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ आपको दो टॉपिक क्लियर करना है, पहला विधायिका और दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका, ठीक है। अब एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विधायिका और कार्यपालिका कोई अलग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दो शब्द कैसे हैं? जब मैं बोल रहा हूं अलग नहीं है फिर भी दो शब्द हमारे पास हैं, तो ये है क्यों? फिर इनको ध्यान से समझना है भाई। जैसे मैं बोल रहा हूं कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है भाई नीतियों का निर्धारण करना, उनको लागू करना, संचालन करना, उन पे क्रियान्वयन करना, नियंत्रण करना, ये सारा काम होता है आपका किसका? कार्यपालिका का। लेकिन जिस वक्त हमारी जो कार्यपालिका होती है, ठीक है भाई, जैसे अभी कार्यपालिका का एक एग्जांपल देता हूं मैं, संसद। ये आपका केंद्रीय विधानमंडल का नाम है संसद। तो हमारी संसद ही कार्यपालिका भी है और विधायिका भी है, लेकिन समय अलग अलग होता है। कैसे? कि जिस समय हमारी जो संसद है भाई, हमारी जो संसद है ये जिस समय कानून का निर्माण करेगी या जिस समय कानून से संबंधित कोई प्रस्ताव आएगा सदन में,
तो उस समय आपको कार्यपालिका नहीं बोलना है, उस समय आपको क्या बोलना है, विधायिका। यानी जिस समय हमारी संसद या आपका कोई भी राज्य का विधानमंडल है वो किसी कानून को बनाएगा, किसी विधि को बनाएगा, विधि का निर्माण करेगा, ठीक है, तो उस समय आपको कार्यपालिका नहीं बोलना है। भाई वो विधि बना रहा है, विधि बनाने का काम कर रहा है, प्रस्ताव है अभी आपके सदन में, उस पर चर्चाएं चल रही है, तो उस समय आपको क्या बोलना है भाई, विधायिका। हालांकि हैं दोनों एक ही का काम है, लेकिन जिस समय वो कानून बनाएगा, नीतियों का निर्धारण करेगा, ठीक है, उस समय आपको कार्यपालिका ना बोल के क्या बोलना है, आपको विधायिका। और विधायिका जो है, इस शब्द का वर्णन हमारे संविधान में भी आपको मिलेगा। अगर मैं संविधान के किसी अनुच्छेद की बात करूं तो आपका अनुच्छेद 168 आर्टिकल नंबर आपका 168 जो है, उसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी। और वही आपका आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य के 3 अंग होंगे। पहला आपका विधानसभा, दूसरा आपका राज्यपाल, और तीसरा क्या होता है, विधान परिषद। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो विधान परिषद ये ऐच्छिक अंग होता है, मतलब ये राज्य की इच्छा के ऊपर है। अगर वो चाहे तो भाई बहुमत पारित करके विधान परिषद का गठन कर सकता है, और अगर विधान परिषद है तो उसको समाप्त भी कर सकता है, तो वो ऐच्छिक अंग हुआ। लेकिन आप विधानसभा की बात करोगे तो वो अनिवार्य अंग होता है। अनिवार्य अंग क्यों होता है, क्योंकि भाई शासन को चलाने का काम उसी का है, अगर वही नहीं होगा तो शासन चलेगा कैसे आपका, इसलिए वो आपका अनिवार्य अंग होता है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 168 बोलता है। तो विधायिका प्रावधान है विधायिका का, इसलिए मैंने विधायिका बोला। लेकिन विधायिका कौन है, आपकी कार्यपालिका ही है। कब, जब वो क्या करेगी, विधि का निर्माण करेगी, तब आपको कार्यपालिका को क्या बोलना है, विधायिका। आ गया समझ में इतना, ठीक है। अब आपका कार्यपालिका क्या है फिर, या कार्यपालिका आपको कब बोलना है, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है एक सामान्य शब्द है भाई, और इसके कई अर्थ भी आपको मिलेंगे। आप सर्च करोगे कभी भी, आप यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे, या किसी भी बुक को उठा के देखोगे, तो इसके कई अर्थ मिलेंगे आपको कार्यपालिका के। लेकिन संविधान के अनुसार आप देखोगे कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका प्रमुख जो है हमारे यहाँ, ठीक है, अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखोगे तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है भाई आपका राष्ट्रपति। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो भाई आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई आप अगर पूरे देश की बात कर रहे हो, केंद्रीय विधानमंडल की बात कर रहे हो, तो कार्यपालिका प्रमुख कौन हो गया, आपका राष्ट्रपति। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मैंने बताया हूं कि राष्ट्रपति के स्थान पे राज्यों में कौन होता है भाई, राज्यपाल। मतलब राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा भाई, आपका राज्यपाल होता है। लेकिन ये जो आपका कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति, अभी आप थोड़ा सा आप केंद्र से इसको समझना, ठीक है, फिर आप आ जाएंगे वापस से कहां, आपके राज्यपाल पे, आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में। अभी आपको देश से समझना है, राष्ट्रपति से, कि भाई कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं, यानी इस देश में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही होगी, या कोई नीति का बनना है, कोई विधि का बनना है, योजना का बनना है, उसका क्रियान्वयन होना है, लागू होना है, संचालन करना है, जितनी भी शक्ति हैं, चाहे वो देश से संबंधित हो या भारत से संबंधित विदेश की बात हो रही हो, जितने भी काम होंगे सारे के सारे किसके नाम से होंगे, आपके राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी भाई आपका जितना भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो सारी किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब सारी कार्यकारी शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास हो गई, लेकिन संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है तब वो सलाह लेगा, और सलाह किससे लेता है भाई, वो आपके मंत्री परिषद से। ये लो भाई, पहले तो आपको पावर दे दी गई और बाद में छीन भी ली। कैसे छीन ली भाई, अभी मैंने बोला कि संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। इस देश में कुछ भी होगा किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। लेकिन भाई वो कुछ भी काम करेगा तो भाई वो किससे पूछ के करेगा, मंत्री परिषद से। और जब मंत्री परिषद से पूछ के काम, भाई आप ही अगर किसी से पूछ के काम करोगे तो आपका मतलब ही क्या है फिर। भाई आपको अगर कोई और परामर्श कर रहा है, कोई और सलाह दे रहा है, तो आपका मतलब क्या हुआ फिर। मतलब आपके पास जो शक्तियां हैं वो तो नाम मात्र की है ना। तो संवैधानिक और नाम मात्र की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। अगर वास्तविक शक्तियों की आप बात करोगे तो वो किसके पास होती है, आपकी मंत्री परिषद के पास। यानी वास्तविक कार्यपालिका कौन हुई, आपकी मंत्री परिषद। यानी कुल मिला के ये सिद्ध हो गया आपका कार्यपालिका बराबर क्या आ गया, आपका मंत्री परिषद। ये देखो
कार्यपालिका भाई क्या है, तो अभी आपके पास आ गया आंसर, क्या है, मंत्रिपरिषद है। लेकिन वास्तविक आप संविधान के अनुसार बात करोगे तो वो कौन है आपका, राष्ट्रपति। लेकिन वो तो ऑलरेडी किससे सलाह ले रहा है, आपका मंत्रिपरिषद से। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका कौन हो गई आपकी, मंत्रिपरिषद। और आप खुद जानते हो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई, आपका प्रधानमंत्री। आया ना समझ में भाई। वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद जो है, इसका जो प्रमुख होता है कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री। तो जब मैं बोल रहा हूं कि कार्यपालिका बराबर मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है, मतलब कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन हो गया, अब आपका प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति। और रियलिटी जब आप देखोगे तो कौन मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री। भाई हमारे संविधान में प्रावधान है, ऐसा इसलिए सब कुछ होता है भाई, ये कोई मन से नहीं होता है ऐसा कि बोल दिया तो हो गया। हमारा संविधान में ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो वो परामर्श लेगा किससे, आपके मंत्रिपरिषद से। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो गया, आपका प्रधानमंत्री। तो ये तो भाई हमने केंद्र की बात की। अब इससे आप तुलना करो राज्य की। राज्य में जाओ आप आपके मध्य प्रदेश में, तो भाई मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के स्थान पे कौन मिलेगा आपको, राज्यपाल। और जिस प्रकार से केंद्र में नाम मात्र का राष्ट्रपति है, सेम वैसे ही हर राज्य में नाम मात्र का या संवैधानिक तौर पे भाई प्रमुख कौन होगा कार्यपालिका का, राज्यपाल। और आप जब वास्तविक शक्ति की बात करोगे तो वो किसके पास मिलेगी, आपकी मंत्रिपरिषद के पास। अब केंद्र में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री। तो राज्यों में कौन होगा भाई, आपका मुख्यमंत्री। तो प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन हो गया, मुख्यमंत्री। मतलब अगर आपका राज्यपाल कोई भी काम करेगा राज्य में तो वो किससे सलाह लेने जाएगा, मंत्रिपरिषद से। और ऑलरेडी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है भाई, आपका मुख्यमंत्री है। मतलब जो भी काम होगा भाई वो करेगा कौन, मुख्यमंत्री। और अगर राज्यपाल करेगा तो उसको सलाह लेना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा किससे, आपके मुख्यमंत्री से। आया ना समझ में। तो वास्तविक जो कार्यपालिका है आपकी वो कौन होती है, मंत्रिपरिषद होती है। और हमारा जो राज्य है भाई, आप खुद बताओ यहाँ कितने सदन है, 2 सदन भाई हर राज्य में मिलेंगे आपको। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक सदन मिलेगा आपको, क्या नाम है उसका, विधानसभा। यानी स्वाभाविक है भाई, मैंने मंत्रिपरिषद की बात करा तो स्वाभाविक है भाई मैं किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपके विधानसभा की। मैंने बोला था भाई हमको कल विधानसभा पढ़ना है, ये आपका विधानसभा पढ़ भी लिया अपन ने कि भाई आपका जो विधानसभा है ये आपका मंत्रिपरिषद यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं और विधान परिषद है नहीं। और आप कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हो तो कार्यपालिका बराबर मंत्रिपरिषद, या दूसरों शब्दों में कहो तो आपका राज्य विधानमंडल, यानी क्या हो गया आपका वो विधानसभा। तो कोई भी काम होगा हमारे राज्य में शासन से संबंधित, कोई भी गतिविधि कोई भी कार्यवाही है भाई आपका, वो सारा काम किसके पास पावर है, आपके मंत्रिपरिषद। और इसका प्रमुख कौन हो गया, मुख्यमंत्री। तो ये आपका राज्यपाल तो सिर्फ नाम मात्र का है, संवैधानिक तौर पे नाम मात्र की शक्ति होती है। अगर वास्तविक आप बात करोगे तो वो किस में होती है, आपके मंत्रिपरिषद में। तो ये आपकी कार्यपालिका है भाई आपका। विधायिका हम समझ चुके हैं कि भाई जिस समय आपका कार्यपालिका विधि का निर्माण करेगा, कानून बनाएगा, नीति बनाएगा या कोई योजना बनाएगा, उस समय वो क्या कहलाएगा, आपका विधायिका। लेकिन बाकी समय उसको हमको क्या बोलना है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका बराबर क्या हो गई आपकी, मंत्रिपरिषद बराबर क्या हो गया आपका, विधानसभा। ठीक है। तो यहां का आप मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन मिलेगा आपको, मुख्यमंत्री। तो इनके परामर्श से काम करता है आपका राज्यपाल। तो आया ना समझ में। तो ये सारी चीजें भाई आपका मिलेगा यहाँ विधानसभा में। अब कार्यपालिका ये हम समझ चुके हैं भाई, किसी भी कार्य को लागू करना, भाई आपका विधि बनी है उसको लागू करना, संचालन करना, क्रियान्वयन करना या उस पर नियंत्रण करने का काम, ये सारा काम आपका कार्यपालिका का हो गया। शासन करना है वह सारा काम किसका होगा, आपका कार्यपालिका का हो गया। लेकिन कार्यपालिका भी आपको 2 तरीके से मिलती है। ठीक है भाई, आपकी जो कार्यपालिका है, ये जो आपकी कार्यपालिका, ये भी 2 प्रकार की होती है। कैसे भाई, पहली होती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। भाई ध्यान से समझना है दोनों को आपको। मैंने बोल रहा हूं कार्यपालिका भी 2 प्रकार की, एक आपकी राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है आपकी प्रशासनिक। राजनीतिक कार्यपालिका में भी 2 भाग हैं,
और दोनों अभी हम पढ़ चुके हैं। पहला आपका राज्यपाल होता है, ये नाम मात्र का होता है, और दूसरा होता है आपका मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में ही आपका कौन हो जाता है, मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री भी एक मंत्री ही है, लेकिन जब भी भाई आपका निर्वाचन होता है, जब भी चुनाव होता है, तो जिस दल को, भाई जैसे विधानसभा है तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तो विधानसभा में जिस दल को सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ पे वोट प्राप्त होंगे या सबसे ज़्यादा बहुमत जिस दल का होगा, उस दल के किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है मुख्यमंत्री के लिए। है ना समझ में? तो वो आपका मंत्रिपरिषद में ही आएगा मुख्यमंत्री आपका, ठीक है, लेकिन वो मंत्रियों का प्रमुख होता है, बस ये है। तो ये आपका मंत्रिपरिषद और दूसरा हो गया आपका राज्यपाल। तो ये तो आपका कौन सा कार्यपालिका है, राजनीतिक। और दूसरा होता है आपका प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसमें आते हैं आपके मुख्य सचिव, इसके अलावा होगा आपका सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, ये सारे आपके प्रशासनिक कार्यपालिका में आएंगे। ठीक है, और यहां से ये अपने कार्यों का जब संचालन करेंगे वो कहलाता है आपका संचालनालय। तो संचालनालय जो होते हैं, संचालनालय में भी भाई देखो, मैंने जैसे अपन ने दो भागों में बांटा, सेम वैसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी दो भागों में बटेगी। पहला आपका मुख्य सचिव हो गया, अन्य सचिव हो गया है, ठीक है, सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव। ठीक वैसे ही आपका जो संचालनालय होते हैं वहां पे आपको मिलेगा संचालक, अपर संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक। तो ये सारा आपका प्रशासनिक कार्यपालिका है। देखो हमारा एक पूरा की पूरा टॉपिक ही रहेगा प्रशासनिक परिदृश्य। भाई जैसे अपन ने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया है राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें कल हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था, मुख्यमंत्रियों उनके राज्यपालों के बारे में पढ़ा था। ठीक वैसे हमारी इसकी दूसरी क्लास है पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भाई आपका कार्यपालिका, विधायिका, यानी आपकी विधानसभा। ठीक है, तो कार्यपालिका ही आपकी विधानसभा है और वही आपका क्या है, मंत्रिपरिषद, ये आपको ध्यान रखना है, और वही आपकी विधायिका ही है। तो प्रशासनिक व्यवस्था आप एक नया टॉपिक है, वो अलग से हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इसका काम समझ लो। भाई जैसे हमारे राज्य में जितनी भी नीतियां बनेंगी, जितना विधि बनेगी, जो भी कानून बनेंगे, जो भी योजना वगैरह बनेंगी, वो सारा बनाने का काम होता है आपका मंत्रालय का, मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद का काम होता है। लेकिन जब ये नीतियां बनती हैं, जब विधि का निर्माण होता है, तो उनकी मदद करना, यानी भाई आपके मंत्रियों की मदद करने का, विचार विमर्श का, परामर्श का जो काम होता है, जो उनको सलाह देते हैं, वो होते हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें आपके ये सारे सचिव आते हैं। आया ना समझ में? तो विधि का निर्माण तो ये लोग करेंगे, लेकिन उनको सलाह जो देगा, विचार विमर्श जो करेगा, ठीक है, वो कौन होते हैं, आपके प्रशासनिक पूरी कार्यपालिका होती है। दोनों के कार्यालय आपको वल्लभ भवन में मिल जाएंगे। हमारा जो भोपाल में वल्लभ भवन है, वहाँ पे आपके पूरे मंत्रियों के कार्यालय भी मिल जाएंगे, इनके भी कार्यालय मिल जाएंगे, सब वहीं एक ही जगह हैं। ठीक है, तो नीतियों का, विधियों का निर्माण करना इनका काम होता है, और सलाह देना, परामर्श करना, विचार विमर्श, ये सारा काम इनका होता है। तो ये इतनी चीज़ें भाई कार्यपालिका के दो भाग हैं, दोनों भाग आपको समझना है, और दोनों हम समझ भी चुके हैं भाई। जैसे राज्यपाल है और आपका मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है भाई, अभी अपन ने बोला कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री। आया ना समझ में कि भाई जो आपका मंत्रिपरिषद है, या जो आपकी कार्यपालिका है वास्तविक वाली, वो कौन है, मंत्रिपरिषद, और नाम मात्रा का कौन होता है, राज्यपाल। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रमुख है हमारे पास कौन, मुख्यमंत्री, यानी जितने भी मंत्री हैं उनका मुख्य होता है वो, और उसकी जो नियुक्ति करने का काम है वो आपके राज्यपाल ही करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना भाई। किसी भी राज्य में जब भी चुनाव हुआ विधानसभा का, तो विधानसभा का चुनाव होने के बाद, जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ, तो वो विधानसभा में उपस्थित होगा, और उपस्थित होने के बाद राज्यपाल बोलता है कि भाई कोई भी ऐसा दल या दल का नेता खड़ा हो जाए सदन में जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है। तो भाई जिस दल के नेता को या जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ, वहां से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, और उस व्यक्ति को राज्यपाल फिर नियुक्त करता है किस पद पे, मुख्यमंत्रियों के पद पे। तो जो आपका जो मुख्यमंत्री होगा वो इस प्रकार से नियुक्त होता है। फिर अन्य मंत्रियों की बात करें तो वो जो आपका मुख्यमंत्री बना है, उसी की सलाह से
राज्यपाल ही अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भी करता है। ठीक है, तो जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? आपका राज्यपाल। लेकिन परामर्श किससे लेगा? मुख्यमंत्री से। इसलिए आपको यहां पे मुख्यमंत्री याद रखना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में भी, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि भाई मैंने जैसे कल राज्यपाल पढ़ाया, तो राज्यपाल में भाई क्वेश्चन बहुत बन चुके हैं और बनते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल मध्य प्रदेश का नहीं रहा। तो 3 ऑलरेडी आपको मिलेंगे, एक नहीं है, तो वो आपको ढूंढना है उसमें से। तो जब आप ढूंढ पाओगे, जब आपको पता होगा कि भाई कौन राज्यपाल रहा, तो सेम वैसे ही यहाँ मुख्यमंत्री देखेंगे, तो मुख्यमंत्री भी आपको ठीक वैसे ही याद रखना है और आपको रटना नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना है, पूरी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी चीज पढ़ना है, जिंदगी याद रहेगा आपको, कभी नहीं भूलोगे उसको। लेकिन आप उसको पढ़ना है, ऐसे आप उसको रीडिंग मारना है, रटना नहीं है। आप सोचो कि हम पूरे मुख्यमंत्री से याद कर लें, बिल्कुल नहीं होगा। आप उसकी रीडिंग मारो बार बार, आप उसको पढ़ो, याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप खुद समझ जाओगे क्वेश्चन को देख के, तो ध्यान से आप समझते चलना। ठीक है, जैसे भाई हम मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले जो हैं आपके कौन रह चुके हैं भाई? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये आपके भाई पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो इनको याद रखना है। जैसे हमने कल राज्यपाल देखा था पट्टाभी सीतारमैया, वैसे ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इनको आपको ध्यान रखना है भाई, पहले हो गए। दूसरे आपके भगवंत राव मंडलोई, ये आपके दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसके बाद आपका कैलाशनाथ काटजू, 2 बार ये आपके सीएम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना आपका जो कैलाशनाथ काटजू है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 बार, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, लगातार कैलाशनाथ काटजू 2 बार रहे आपके। फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे फिर आपकी वही भगवंत राव मंडलोई। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू आपके 2 बार रह चुके हैं। फिर आपके भगवंत राव मंडलोई, फिर आपके पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भी आपके 2 बार रहे हैं आपके सीएम, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हूं यहाँ पे 2, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ये भी लगातार 2 बार रहे हैं आपके। फिर आपका गोविंद नारायण सिंह अगले रहे आपके। राजा नरेश चंद्र, राजा नरेश चंद्र को आप याद रखोगे क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले अनुसूचित जनजाति एसटी वाले अगर कोई सीएम है तो वो कौन है? आपके राजा नरेश चंद्र। और साथ ही इनका कार्यकाल भी याद रखना है, मात्र 13 दिन का कार्यकाल था इस सीएम का। ठीक है, तो ये आप कार्यकाल भी याद रखोगे इनका कितने। ठीक है, अच्छा 13 से ये मत समझ लेना कि भाई 13 बार रहे। ठीक है, ये 13 दिन का कार्यकाल है इनका, ये तो ब्रेकेट समझ के बोलो 13 बार रहे, है ना। तो ये आपका 13 दिन का क्या है? इनका कार्यकाल है। ठीक है, राजा नरेश चंद्र। फिर आपका श्यामाचरण शुक्ल अगले सीएम रहे हैं आपके। ठीक है, फिर आपके प्रकाश चंद्र सेठी, अच्छा ये भी आपके 2 बार रहे, इनको भी याद रखोगे आप, प्रकाश चंद्र सेठी को। ठीक है, श्यामाचरण शुक्ल के बाद अगले सीएम थे हमारे प्रकाश चंद्र सेठी, ये भी कितनी बार रह चुके हैं सीएम? 2 बार। लगातार की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग होते तो मैं अलग अलग लिख देता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भगवंत राव मंडलोई के बाद कैलाशनाथ, फिर वो बने थे। ठीक है, 2 बार के बाद, तो यहाँ इनको आप याद रखोगे, प्रकाश चंद्र सेठी। फिर आपके श्यामाचरण शुक्ल, और श्यामाचरण शुक्ल को यहाँ आप याद रखोगे, इसलिए याद रखना है क्योंकि भाई सबसे पहले तो समझो, अगर जैसे मैंने बोला कि भाई किसी भी राज्य का जो शासन है कौन चलाती है? वहाँ की कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, आया ना समझ में, या विधानसभा आप बोल सकते हो, एक सदन है तो। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, भाई जैसे अभी हमारा मध्य प्रदेश, अभी अपने जो सीएम थे आपके कमलनाथ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब भाई इनका जो संवैधानिक तंत्र था वो क्या हो गया? विफल हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अगर कोई अन्य व्यक्ति सीएम का पद धारण नहीं करे तो वहां पे लगा दिया जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन, या आपात वाली स्थिति हो
भाई मान लो अगर वित्तीय आपात लगा हुआ हो, आया समझ में, या अन्य आपात लगा हुआ हो देश के अंदर या किसी एक राज्य के अंदर, तो आपात वाली स्थिति में भी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है। आया समझ में, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि श्यामाचरण शुक्ल के समय में हमारे राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था आपका, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन में आपको सन याद रखना है, क्योंकि सन यहां से आपसे पूछता है। ये है आपका 1977। तो 1977 का जो है आपका श्यामाचरण शुक्ल के समय में राष्ट्रपति शासन लगा है, पहला राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना, अगर बाय चांस डेट पूछ ले तो डेट भी याद रख लो आप, 30 अप्रैल से 25 जून 1977। तो 30 अप्रैल से 25 जून 1977 तक हमारे राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, और उस समय सीएम कौन, आपके श्यामाचरण शुक्ल। और जस्ट इनके बाद जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा, भाई जैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन हटा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि, क्योंकि होता क्या है, कई बार जस्ट बाद वाले सीएम आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना समझ में। भाई जस्ट बाद वाले सीएम कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बाद वाले सीएम याद रखना है। तो इनके बाद जो बने आपके कैलाश चंद्र जोशी, ये आपके अगले सीएम बने थे जस्ट इनके बाद, किसके बाद, श्यामाचरण शुक्ल के बाद। तो ये आपके कैलाश चंद्र जोशी, इनको याद रखना है, पहली बार राष्ट्रपति शासन के बाद जो सीएम बने। और हाँ, दूसरा, हमारे जो कैलाश चंद्र जोशी सीएम बने थे, ये मध्य प्रदेश के पहले भाजपा वाले सीएम भी हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो गैर कांग्रेसी, भाई जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम, वो हैं आपके कैलाश चंद्र जोशी। तो कैलाश चंद्र जोशी को आप याद रखोगे, ठीक है। भाई पहले आपके ये जो हैं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं, और जस्ट आपके राष्ट्रपति शासन के बाद बने थे, तो इसलिए आप इनको भी याद रखोगे, ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी को। क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बाद के क्वेश्चन बने हैं भाई आपके एमपीएसआई और एमपीपीएससी दोनों में, इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है समझ में, ठीक है। जैसे हमने बोला भाई पहले कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, दो बार रहे आपके भगवंत राव मंडलोई हैं, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू 2 बार रहे, फिर आपका ये मंडलोई बने, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र भी 2 बार, गोविंद नारायण सिंह, एसटी वाले मुख्यमंत्री आपके राजा नरेश चंद्र रहे हैं, ठीक है। तो हमने इतना देखा। अगला आपका वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये आपके अगले मुख्यमंत्री बने, किसके बाद बने, कैलाश चंद्र जोशी के बाद। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, ये आप नोट करते चलना है, तो साथ ही आपको ये याद भी रहेगा, आप नोट करते चलोगे तो, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के बाद से भाई जितने भी सीएम हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको इतने सीएम आपको क्रम से पढ़ना है, और मैं बोल रहा हूँ आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ इनकी रीडिंग मारना है, ठीक है। तो हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम यहीं से आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, जितने भी हमारे सीएम बचे हुए हैं, और उसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष नेता, ठीक है। और इसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा प्रशासनिक परिदृश्य। धन्यवाद।